2017 में सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स की अलग-अलग कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से बहुत से फंड हाउसेस को अपनी कैटेगरीज को मर्ज करना पड़ा, अपना कैटेगरीज का नाम रीनेम करना पड़ा और बहुत कुछ हुआ था। ये कैटेगरीज क्या हैं और इन कैटेगरीज को अलग-अलग आप कैसे कर सकते हो? आज के इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगराइजेशन बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको डिस्कस करेंगे। हर कैटेगरी का ऑन एन एवरेज रिटर्न देखेंगे और उनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि पूरी 11 की 11 कैटेगरीज देखने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर रहिएगा। पहले एक डिस्क्लेमर, मैं हमेशा स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन को एडवोकेट करती हूँ, उसको इनकरेज करती हूँ। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचानिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपने एसेट्स की, अपने इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगराइजेशन कीजिए और वो अपना एसेट का कैटेगराइजेशन जो आपको इक्विटी में डालना है, उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो लोगों का पैसा इकट्ठा करता है, मोबिलाइज करता है और उसको फंड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। फंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो सिर्फ इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, या डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो इक्विटी मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें इक्विटी म्यूचुअल फंड बोला जाता है। 2017 की सेबी की कैटेगराइजेशन को समझने से पहले जरूरी है कि आप एक और कंसेप्ट समझिए, विच इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप क्या होता है? वो होता है पेड अप शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के अगर 680 करोड़ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और उसका एक शेयर अप्रोक्सीमेटली 2600 का बिकता है, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17 ट्रिलियन रुपीज। सिंपल लैंग्वेज में बोले, मार्केट कैप मतलब अगर आज की डेट में मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100% शेयर्स खरीदने हैं, 100% मालिक बनना है, तो मुझे अपनी जेब से कितना पैसा निकालना पड़ेगा ताकि मैं मार्केट प्राइस पर उसको खरीद सकूं। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनीज हैं जो 1 to 100 है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज। 101 to 250 are called as mid cap companies and 251 onwards are called as small cap companies. ये कैटेगराइजेशन सेबी ने 2017 में। सेबी की इक्विटी म्यूचुअल फंड के 11 कैटेगराइजेशन में से सबसे पहले कैटेगरी आती है जिसे कहा जाता है मल्टी कैप फंड। जी हाँ, मल्टी कैप मतलब ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है। 75% of its investment has to be in equity or equity related instruments, जो जिसमें से 25% has to be mandatorily into large cap, another 25% mid cap, another 25% in small cap। तीनों का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। एक्चुअली मल्टी कैप फंड का 2017 में सेबी ने नाम दिया था, लेकिन बहुत से मल्टी कैप फंड्स अगेंस्ट देयर नेम, अपने नाम से अलग होकर वो लार्ज कैप में ही बैठे हुए थे, जो एक पर्पस नहीं सॉल्व करता। तो इसके लिए सेबी ने 2020 में रेगुलेशन लेकर आया कि अगर आप अपने आप को मल्टी कैप बोल रहे हो तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में रिप्रेजेंटेशन 25-25% की होनी जरूरी है। इस कैटेगरी के ने पिछले एक साल में 7% के आसपास रिटर्न दिया है, लास्ट 3 इयर्स में 25% के आसपास रिटर्न दिया है। जो बेस्ट फंड है इस कैटेगरी के अंदर, उसने हमें 18% का रिटर्न दिया है और जो वर्स्ट है उसने -4% का रिटर्न दिया लास्ट 1 ईयर में। आप अगर मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 14 स्कीम्स हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कितना पैसा पड़ा है इज 62,000 करोड़। द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्कीम्स एंड AUM मैंने एमफी की वेबसाइट से लिए हैं और रिटर्न्स को मैंने मनी कंट्रोल, एक वेबसाइट है, वहां से ली। सेकेंड कैटेगरी आती है लार्ज कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स ने 80% अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर हम इनका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो 3% के आसपास रहा है और लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 18% के आसपास रहा है।
लेकिन सबने बुरा रिटर्न नहीं दिया। जो बेस्ट है कैटेगरी में म्यूचुअल फंड स्कीम लार्ज कैप के अंडर, उसने 12% रिटर्न दिया और वर्स्ट ने -2% रिटर्न दिया है। अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसा डालना चाहते हैं, आपके पास 31 स्कीम्स हैं अलग-अलग फंड हाउसेस की, जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसका टोटल एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे बड़ा है व्हिच इज 2,40,000 करोड़। तीसरी कैटेगरी आती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। इस कैटेगरी के अंदर जो स्कीम्स हैं, जो फंड्स हैं, वो 35% लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 35% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 7.10% है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 22% के आसपास है। जो बेस्ट स्कीम है इसी कैटेगरी के अंदर, उसने 19% रिटर्न दिया है और जो इस कैटेगरी के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है लास्ट 1 ईयर में, उसने -5.58% का रिटर्न दिया है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके पास 27 फंड्स हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। करंटली एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब कितना पैसा अभी लगा हुआ है इस कैटेगरी के अंदर, दैट इज 1,22,000 करोड़। जो अगली कैटेगरी आती है वो है मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स वो फंड्स हैं जो 65% और ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट हैज टू बी इन मिड कैप फंड्स, जो 101 टू हमारी 250 कंपनीज आ गई। इनका अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो 10% है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 28% है। बेस्ट जो कैटेगरी में फंड है उसने 29% रिटर्न दिया है और जो वर्स्ट है उसने 0.24% का रिटर्न दिया है। टोटल स्कीम्स जो है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर, वो है 27 स्कीम्स और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट इनका 1,78,000 करोड़ है। फिफ्थ कैटेगरी आती है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स हैं जो 65% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप फंड्स में करेंगे, 35% कहीं पे और हो सकती है इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर अगर आपको चूज करना हो, आपके पास 24 स्कीम्स के ऑप्शन है। 1,20,000 करोड़ का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लास्ट 1 ईयर में इन फंड्स ने 13.9% रिटर्न दिया है और लास्ट 3 इयर्स में 34% का रिटर्न दिया है। लेकिन याद रखिएगा, बेस्ट जो कैटेगरी है उसमें लास्ट 1 ईयर का 24% है और जो वर्स्ट स्कीम इन दिस कैटेगरी है उसने -3% का रिटर्न दिया है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे, एक ही स्कीम एक ही कैटेगरी के अंदर अलग-अलग स्कीम्स अलग-अलग रिटर्न दे सकते हैं। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक इन अदर कैटेगरी है। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो सारे शेयर होल्डर्स को मिलता है। इस कैटेगरी में 65% जो भी फंड्स हैं जो इकट्ठे किए हैं म्यूचुअल फंड कंपनी ने, वो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के अंदर लगाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ स्कीम्स कम है, सिर्फ 8 आती हैं एज पर एमफी वेबसाइट और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी सबसे कम है, दैट इज 10,000 करोड़ ओनली। 1 ईयर का रिटर्न 7% के आसपास रहा है और 3 इयर्स का रिटर्न 22% के पास रहा है। वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड्स हमारी 7th कैटेगरी है। यहाँ पर 22 स्कीम्स आती हैं। ये जो स्कीम्स हैं ये 65% फंड उनको अपना वैल्यू स्टॉक में डालना पड़ेगा। वैल्यू स्टॉक्स कौन से होते हैं? वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जो किसी टाइम पर बहुत हाई पे बिक रहे थे लेकिन अभी चीप अवेलेबल है, अभी उनकी प्राइस कम है। मतलब वो कॉन्ट्ररी स्टॉक्स हैं। सब हर कोई किसी और स्टॉक के बारे में, किसी और इंडस्ट्री के बारे में, उन सब के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये जो फंड्स हैं वो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनके बारे में बात कम हो रही है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में फंड मैनेजर को लगता है कि उनमें वैल्यू आएगी, रिटर्न अच्छा आएगा। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 7.9% है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 21%। फोकस्ड फंड्स हमारी 8वीं कैटेगरी हुई। फोकस्ड फंड्स को 65% जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है वो ज्यादा से ज्यादा 30 स्टॉक्स के अंदर, 30 कंपनीज के शेयर्स के अंदर ही लग सकती है। ये जो 30 स्टॉक्स हैं ये या तो सारे के सारे 30 लार्ज कैप होंगे या मिड कैप होंगे या फिर स्मॉल कैप होंगे। ये बात स्कीम को अपने सिड जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्लियरली इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इनका 5% के आसपास रहा है। लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न 21% के आसपास रहा है। 27 टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो
और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो पैसा अभी इकट्ठा किया है, इन्वेस्टेड है आपके पास फोकस फंड्स के अंदर, वो है 1,04,000 करोड़। हमारी 9th कैटेगरी है विच इज थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर वो कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक फंड है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अगर बैंकिंग थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं, तो वो बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। पीएसयू सेक्टोरल फंड्स हैं तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इन्वेस्ट करेंगे। उसी तरह से उन्हें कैटेगरीज बतानी पड़ेगी और जो कैटेगरी वो चूज करते हैं, जो अपने सिप में मेंशन करेंगे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर, उसमें उनको 80% अपना पैसा डालना पड़ेगा। अगर हम सेक्टोरल फंड्स की बात करें रिटर्न की, तो वेरी करता है। टू बी फेयर, आई कैन नॉट कंपेयर return from a PSU fund with a return of a banking fund or a technology fund, क्योंकि दोनों के डायनामिक्स, दोनों के पास परफॉर्मेंस सब कुछ अलग अलग रहेगी। लेकिन ओवरऑल मनी कंट्रोल के हिसाब से अगर हम कैटेगरी रिटर्न्स के ऊपर जाएं तो थीमेटिक फंड्स ने हमें लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है दैट इज 5.85%। लास्ट 3 ईयर्स में 21% दिया है। जो बेस्ट इन कैटेगरी है इस फंड में, इस कैटेगरी के अंदर, उसने आपको 32.58% रिटर्न दे दिया। और जो वर्स्ट है, जिससे बहुत बुरा परफॉर्म किया है, वो -22% भी हो सकता है। 118 अलग अलग स्कीम्स हैं जो आप सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स बोल सकते हो। ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कीम्स, आपके पास सबसे बड़ा पूल है चूज फ्रॉम व्हेन इट कम्स टू सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स। 1,57,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट इन स्कीम्स के अंदर आता है। अगली कैटेगरी क्राउड फेवरेट है विच इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इन स्कीम्स को 80% जो अपना पैसा है वो इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड स्कीम जो स्टॉक्स है उसके अंदर डालना पड़ेगा। और इस फंड का फायदा ये होता है कि जो भी ELSS कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करेगा और वो 3 साल तक अपना पैसा रखता है इन ELSS फंड्स के अंदर, तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 80C उसके अंदर। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम हम क्लोज एंडेड भी हो सकता है और ओपन एंडेड भी हो सकता है। क्लोज एंडेड वो फंड्स हैं जिसपे फ्रेश पैसा आप जमा नहीं कर सकते। ओपन एंडेड में आप कभी भी एंटर और एग्जिट कर सकते हो। देयर आर 19 क्लोज एंडेड ELSS schemes right now and 39 open ended ELSS schemes। लास्ट 1 ईयर में इनका रिटर्न 8.25% रहा है। 3 ईयर्स में इन्होंने 24% रिटर्न दिया है ELSS फंड्स ने। बेस्ट जो फंड है इस कैटेगरी के अंदर, उसने 21.9% दिया है और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है उसने -43% का रिटर्न दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक नया कैटेगरी है जो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फ्लेक्सी कैप फंड्स वो हैं जिनको 65% जो अपना पैसा है वो इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड एसेट्स में रखना पड़ेगा। अब ये लार्ज कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता है और स्मॉल कैप भी हो सकता है। डायनेमिक रहता है, चेंज कर सकते हैं फंड मैनेजर की अपनी परसेप्शन के हिसाब से। बहुत सी जो फंड हाउसेस हैं उन्होंने अपने मल्टी कैप फंड्स को फ्लेक्सी कैप फंड में कैटेगरी में डाल दिया था क्योंकि मतलब मल्टी कैप जो फंड है उसमें बहुत फिक्स्ड है कि 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप में, जबकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल अप्रोच है, फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न इसका 5.34% रहा है। 3 ईयर्स का रिटर्न 21.38% रहा है। इसके अंदर जो बेस्ट फंड है उसने 19% रिटर्न दिया है। वर्स्ट फंड ने -3% रिटर्न दिया है। 33 स्कीम्स हैं जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो और 2,42,000 का इसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट। आज के वीडियो से आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, इट्स नॉट अ इजी डिसीजन। आपने डिसाइड किया कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहली चीज है आपको इन 11 कैटेगरीज में से सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको लार्ज कैप में करना है, लार्ज एंड मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, मल्टी कैप में करना है, फ्लेक्सी कैप में करना है। और फिर उस कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स है, कौन सी लो परफॉर्मिंग स्कीम्स है। हमेशा याद रखिएगा रिटर्न्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि पास्ट में अच्छे आए तो फ्यूचर में वही फंड्स अच्छा करेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस कोई इंडिकेशन नहीं है फ्यूचर परफॉर्मेंस का। दूसरी चीज, कभी भी सिलेक्ट करते वक्त हम सिर्फ रिटर्न को नहीं देखते,
हमें ये भी देखना होता है कि वो रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया। उस रिस्क की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, बीटा है, हमारे पास ट्रेनर्स रेशियो है, शापिर रेशियो है और जेनसेंस अल्फा है। ये सम ऑफ द रेशियोज जो यूज होती हैं कैलकुलेट करने के लिए रिस्क ऑफ अ फंड। ये सब चीजें अगर आप पढ़ते हैं ग्रेट, नहीं तो आइडिया ये है कि आप किसी भी अच्छे कंपनी के रिसर्च हाउस पे आप देख सकते हो, वो रिसर्च हाउस क्या बोल रहा है, कौन सी कैटेगरी को सेलेक्ट करो और उन कैटेगरीज में वो कौन से फंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं। आपके बैंक, आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जनरली इस तरह की रिकमेंडेड लिस्ट के साथ आता है। एंड दिस एंड्स माय वीडियो। थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कैटेगराइजेशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड एज पर सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है भाई लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द लिंक एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।